मेरी 4 बीवियां और 18 बच्चे हैं। खानदान में मैं वाहिद हूं जिसने इतनी शादियां की। मेरे खानदान कहता है कि ये हौसला सिर्फ आपका है, ये हिम्मत सिर्फ आपकी है, ये जज्बा सिर्फ आपका है कि आप इतनी शादियां कर लेते हैं और इतने बच्चे पाल लेते हैं। कहानी है मुफ्ती तारिक मसूद की, जो पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। इनके बकौल के मुझे 2013, 14, 15 और 16 में तकरीबन 4 साल कराची में कोई भी जब दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ तो तमाम कराची के पुलिस की थानों की जानिब से मुझे कहा गया कि कोई भी टारगेट क्लियर अगर गिरफ्तार हो तो एक आप और मौलाना तारिक जमील साहब का नाम सरे फहरिस्त होता था कि जिनकी वो जान देना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी। मैंने अपनी तमाम एक्टिविटीज को इतना प्राइवेट रखा कि मुझ तक वो पहुंच ही नहीं सके। हाँ, उन्होंने मेरी रैकी जरूर की, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। अपने पॉडकास्ट में अपने बचपन में गुजरने वाली तमाम चीजों को डिस्कस किया, बताया कि मेरा ताल्लुक कहां से है, मैंने किस तरह पढ़ाई की और आज अगर मुझे लोग पहचानते हैं उसके पीछे का राज क्या है। जिस मदरसे में 1999 में तालीम मुकम्मल की, कुरानी तालीम, उसी मदरसे में 2000 में पढ़ाने का आगाज कर दिया। यानी कि ये उनको एजाज हासिल है कि जिस मदरसे में तालीम हासिल की उसी मदरसे में एक टीचर के तौर पर, एक उस्ताद के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। इनके खानदान का ताल्लुक भारत के शहर सहारनपुर से है। बकौल इनके मेरे दादा ने 60 साल कुरानी तालीम दी। उसके बाद मेरा खानदान जब पाकिस्तान आया तो मेरी पैदाइश सरगोदा में हुई और मैंने कराची में हौज संभाली। कराची में मेरा बचपन सारा गुजरा और उसके बाद मैंने अपनी जब पढ़ाई का आगाज किया तो 12वीं क्लास में 2 पेपर्स में मैं रह गया, जो मेरी वजह बनी पढ़ाई का इख्तिताम की। फिर उसके बाद मैं कुरानी तालीम की तरफ आ गया। इनके बकौल मेरे साथ रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम उस्मान था। 2007 में उसने एक वेबसाइट बनाई, मेरे जितने भी बयानात थे उस वेबसाइट पर अपलोड कर देता था। मुझे उसकी अहमियत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या करता रहता है और इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा या फिर इसका मुझे कुछ फायदा होगा भी या नहीं। इस चीज पर मैंने कभी भी फोकस नहीं किया। अपनी शादियों के हवाले से बताया कि मेरे 18 बच्चे हैं। अपनी बीवियों के हवाले से बताया कि मेरी पहली 2 बीवियां, पहली बीवी तलाक याफ्ता, दूसरी बीवी मेरी बेवा थी और तीसरी और चौथी बीवी दोनों कुंवारी थी। कुल मिला के मेरे पास 18 बच्चे हैं, मेरे 4 घर हैं और 10 साल लगे मुझे इन तमाम मामलात को सेटल करते हुए, इन तमाम मामलात को अंडरस्टैंड करते हुए, बीवियों को समझाते हुए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं करने में कामयाब हो गया हूँ। बकौल इनके 2007 में जब मेरा शागिर्द उस्मान, जो मेरे साथ उठता बैठता था, उसने कहा कि मैंने आपकी वेबसाइट बनाई हुई है और आपके तमाम बयानात को मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, यानी कि FM रेडियो पर। मैं समझता था कि बस ये लगा हुआ है, इसको लगा रहने दो, इसकी कौन सी कोई इतनी अहमियत होगी या लोगों तक ये कैसे पहुंचाता है। इस चीज को मैंने कभी सीरियस लिया ही नहीं। 2013 में जब मैं हज करने गया तो वहां पर जाकर जब मैंने लोगों से बात की, जब मैं किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा या लोगों से मिला तो लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया मेरी आवाज से। फिर मुझे महसूस हुआ कि उस्मान जो मुझे कहता था कि मैं आपके तमाम बयानात को एक ऑडियोज की सूरत में, कि मैं आपके तमाम बयानात एक ऑडियोज की सूरत में वेबसाइट पर अपलोड करता हूं या FM रेडियोस पर आपके बयानात चलते हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि वो जो काम कर रहा था वो मेरे साथ एक ऐसी नेकी कर रहा था जिसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। जब तक मैंने अपना YouTube चैनल नहीं बनाया, यानी कि 2018 में मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, उससे पहले लोगों ने मेरे जितने भी बयानात थे उनको लगाकर मिलियंस में व्यूज लिए, जिसका मुझे पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। मेरा काम इस मुआशरे की इस्लाह करना था, मेरा काम इस्लाम को फैलाना था, मेरा काम लोगों को इस्लाम की तरफ रागिब करना था, जो मैं अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा था। अब जिक्र किया कि कराची के जब हालात खराब थे तो मुझे अंदाजा हुआ, मुझे बताया गया पुलिस की जानिब से कि आप अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात करें, आपको थ्रेट्स हैं। 4 से 5 साल मुझ पर बहुत ही मुश्किल गुजरे। यहां तक कि ऐसा होता था कि मेरे मदरसे के बाहर खवातीन आकर बैठती थी, उन्होंने हिजाब किया होता था, अबाया पहना होता था, यानी कि मेरी रैकी कर रही होती थी। मुझे पता तो चल जाता था, लेकिन मैं अपनी उन तमाम एक्टिविटीज को इतनी होशियारी से रखता था, यानी कि अपना आना जाना, चहल पहल, कहीं आ रहा हूं या कहीं जा रहा हूं, किसी को महसूस भी ना हो। मेरे 3 घर होने का फायदा ये हुआ, क्योंकि चौथी शादी अभी उन्होंने हाल ही में की है। 3 घर होने का ये फायदा हुआ कि उनको ये भी नहीं पता होता था कि अब ये किस घर से निकलेंगे या आज रात किस घर में कयाम करेंगे। ये मेरे लिए एक बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। कराची में जब बदअमनी की सूरत हाल खराब थी और जब टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए तो उन तमाम टारगेट किलर्स ने बताया कि हमारे पास सरे फहरिस्त 2 उलमा कराम थे, क्योंकि अगर हम इनकी जान लेते तो बदअमनी की सूरत हाल बड़ी ख़राब होनी थी और मारधार शुरू हो जानी थी, जो कि हमारा टारगेट था। उन्होंने बताया कि एक मेरा नाम यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद और मौलाना तारिक जमील साहब टारगेट किलर्स की हिट लिस्ट में थे, ताकि कराची की बदअमनी की सूरत हाल को खराब किया जा सके। बताया कि मेरी 7 बहन भाई हैं। अब 7 बहन भाइयों में मैं वाहिद हूं जिसने 4 शादियां की हैं। अपनी शादियों के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा कि जब मैं शादी करना चाहता था दूसरी, तो मुझे कोई लड़की देता नहीं था, यानी कि जब मैं मशहूर नहीं था तो मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई दूसरी शादी करूं या तीसरी करूं
तो मुझे डांट पड़ जाती थी। अगर मैं किसी, यहाँ तक कि मैंने पाकिस्तान के उन तमाम सूबों पर गया, जाकर कोशिश की कि मैं दूसरी लड़की से शादी करूँ, इवन कि मेरी कोई उसमें शराइत नहीं होती थी। मैं कहता था सिर्फ लड़की हो, चाहे वो गूंगी हो, बहरी हो या उसको लकवा हुआ हो। यहाँ तक कि 3 खवातीन ऐसी भी मेरी ज़िंदगी में गुजरी कि जिनको मैंने शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। उसमें एक गूंगी थी, एक बहरी थी और एक को लकवा हुआ था। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि मैंने एक रिश्ता सेंटर में पैगाम भेजा, वहाँ पर एक खातून होती थी, उनको बताया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, अगर कोई लड़की आपके पास आए निकाह के लिए तो मेरा पैगाम उसको पहुँचा दीजिएगा, मैं शादी कर लूँगा। उन्होंने कहा कि उस खातून ने मेरी बात सुनने से पहले मुझे डांट दिया कि आप पागल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। यानी कि लोग इस चीज़ को इतना गलत समझ लेते थे कि मैं खुद हैरान था कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन 4 शादियाँ भी उन ख़वातीन से जो हक रखती हों। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास इस्तात नहीं है और आप सिर्फ सुन्नत को पूरा करने के लिए शादियाँ करते जाएँ, तो ये भी एक बेवकूफ़ी है। अगर आपके पास इस्तात है, आप दूसरी बेगम को, तीसरी बेगम को और चौथी बेगम को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उनकी तमाम फ़राइज़ को पूरा कर सकते हैं, तो आप पर हक है कि आप शादी करें। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आप उस हक को अदा नहीं कर पा रहे। अगर आपको अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है तो आप शादी ज़रूर करें। उन्होंने बताया कि जब मैं मशहूर नहीं था तो मेरे लिए दूसरी शादी करना या तीसरी शादी करना इस कदर मुश्किल था कि जिसको भी रिश्ते का पैगाम भेजूं आगे से डांट पड़ जाती थी। लेकिन आज जब वक्त बदला, मैं मशहूर हुआ, जिन जिन लोगों से 10 साल कबल मैंने राब्ता किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, वो तमाम खवातीन वापस आ गईं, आकर पैगाम दिया हमसे गलती हो गई, हमें क्या पता था कि आप इतने मशहूर हो जाएंगे और हम आपकी बेगम बनने के लिए आज भी तैयार हैं। और बताया कि फिर मैंने उनको कहा कि अब वक्त गुजर चुका है, मैं शादियां कर चुका हूं, मेरा टारगेट था 4 शादियां, मैंने 4 शादियां पूरी कर ली, अब मैं अपना घर संभाल रहा हूं। आपसे 10 साल पहले मैंने गुजारिश की थी, 10 साल पहले आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपको पैगाम भेजा था कि मैं निकाह करना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस्तात दी है, मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं शादियां करने के बाद उन तमाम बीवियों के जो फ़राइज़ हैं, जो उनके हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, मैं उनको पूरा कर सकूं। उन्होंने बताया कि अब 4 शादियां करने का मुझे सबसे जो मुझे फ़ायदा ये है कि अगर मैं कहीं पहाड़ी इलाकों में या कहीं घूमने फिरने गया हूं तो मैं अपनी चीज़ को प्राइवेट रखूं, ना बताऊं, तो पहली बीवी समझेगी दूसरी के पास है, दूसरी समझेगी तीसरी के पास है और तीसरी समझेगी चौथी के पास है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं चारों में से किसी के पास भी नहीं होता, मैं अपना एंजॉय कर रहा होता हूँ। अभी हाल ही में अमेरिका का यानी कि एक यूरोप का टूर करके आए, उन्होंने बताया कि मैं वहाँ जाकर विजिटिंग वीज़े पे गया था। लोगों ने कहा कि आपने क्यों अभी व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए हैं, आप एक आलिम हैं, आप एक स्कॉलर हैं, आपको ये क्या ज़रूरत पेश आई। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहाँ जाकर अपने व्लॉग्स ना बनाता, मैंने कौन सा वॉशरूम में बैठ के व्लॉग्स बनाए, या मैंने अपनी बीवी दिखाई, या मैंने अपने बच्चे दिखाए, या मैंने अपने खाने का टेबल दिखाया, मैंने वहाँ जाकर वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का माहौल, वहाँ का लोगों का रहन सहन इसलिए दिखाया कि ताकि मुस्तकबिल में मुझे दोबारा वीज़े मिल सकें। बकौल उनके कि यूरोप का वीज़ा हासिल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि गोरों को पता था कि इनका इनिशिएटिव, क्योंकि ये गोरों के हवाले से क्या बात करते हैं, वहाँ जाकर मुझे अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को ऐसा करना मेरी मजबूरी थी ताकि मुस्तकबिल में अगर मैं वीज़ा हासिल करने की कोशिश करूँ तो मुझे वीज़ा मिल सके। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन गोरों को फ़िलहाल खुश कर पाया। मुझे पैगाम आया कि आप ठीक जा रहे हैं, आपके व्लॉग्स हम देख रहे हैं, जो कि मेरी मजबूरी थी। अब उन्होंने बताया कि जब मैंने 2018 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो ये कहा गया, फितवे लगाए गए उलमा कराम की जानिब से, अक्सर जिनके यूट्यूब चैनल्स नहीं हैं, उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब की कमाई हराम है। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब की कमाई हलाल है। हाँ, अगर आपकी जब यूट्यूब की अर्निंग आए तो उसमें से 5%, 10% हिस्सा आप अल्लाह की राह में डोनेट कर दें, सदका कर दें, उसके बाद आपकी इस कमाई को कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये वो लोग आपको हराम कहते हैं अपनी कमाई को, यानी कि अगर आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके अपने चैनल्स नहीं हैं या हैं भी हैं तो वो इतने मकबूल नहीं है। मेरा चैनल बड़ा मकबूल है और मैं इस पर लाखों कमाता हूँ। मेरे पास 4 बॉडीगार्ड्स भी हैं, मेरा वीगो डाला भी है, मेरा लाइफस्टाइल एक बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे अल्लाह ताला ने अपने इस अंदाज में मुझे कामयाब किया। और अक्सर ख़वातीन मुझे मिलकर कहती हैं कि हम आपके बयानात को 2-2 घंटे इसलिए सुन लेते हैं कि आप उसमें मजाक करते हैं, आप लतीफ़े सुनाते हैं, जिस वजह से बोरियत नहीं होती। उन 2 घंटों में इस्लाम की समझ भी आ जाती है और लतीफ़े सुनकर हम बोर भी नहीं होते, हमारा अच्छा वक्त भी गुजर जाता है। अब बताया कि मैं ख़वातीन को बग़ैर पर्दे इंटरव्यू क्यों नहीं देता। उनका कहना है कि मेरी शर्त ये होती है, अगर मैं किसी स्टूडियो में जाऊँ तो खातून के सर पे दुपट्टा हो, सिर्फ मेरी ये शर्त होती है। उसने अपने आप को कवर किया हो, चेहरा उसका नज़र आ रहा हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, उसका चेहरा नज़र आ रहा हो। हाँ, अक्सर औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि मैं एक स्टूडियो में गया, जब मुझे पता चला कि सामने वाली खातून एंकर के सर पे दुपट्टा नहीं,
या उनका लिबास ऐसा है, मैं उस स्टूडियो से उठकर आ गया। अगर कोई ये कहे कि आप मदरसे से बैठ के तो इंटरव्यू दे देते हैं, अपने हाल ही में किरण नाज को इंटरव्यू दिया, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, उनके बकौल कि वो अपने स्टूडियो में बैठी हुई थी, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि उनका हाल अहवाल कैसा है, उनके सर पे दुपट्टा है या नहीं, लेकिन मेरा पैगाम इस्लाम की जो तालीमात है उसको आगे लेकर जाना है। मेरा जो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना है इस्लाम की तालीमात के लिए, ताकि लोग इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तनकीद करने वाले करते जाएंगे और मैं अपना काम करता रहूँगा। और बताया कि मुझे थ्रेड्स जो आते रहे वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, यहाँ तक कि जो मेरी मस्जिद थी, जो मेरा मदरसा था, मैंने अपने मुदस्से वालों को कहा हुआ था कि हो सकता है कि मैं नमाज से ऐन मुमकिन 1 मिनट पहले आऊँगा ज़रूर, लेकिन ये महसूस ना कीजिएगा या ये ना सोचिएगा कि शायद मैं नहीं आऊँगा और इमामत कोई और करवा ले। मैंने अपना मदरसा, अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। 20 साल पहले जिस जगह से इमामत का आगाज़ किया, आज उसी जगह पर पिछले 20 साल से इमामत कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह बकौल उनके जब तक मेरे में जान है मैं ये करता रहूँगा। और अल्लाह का शुक्र है कि बॉडीगार्ड रखना मेरी अब मजबूरी बन चुकी है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपने बॉडीगार्ड्स क्यों रखे। उन्होंने कहा कि जो लोग ये बात करते हैं कि आपने क्यों रखे, ये वो बेवकूफ़ हैं, वो जाहिल हैं। अगर आपके पास वसाइल हैं तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि अपनी हिफाजत करो, अपने साथ कुछ ऐसे वसाइल रखो कि आपकी अगर ज़िंदगी को ख़तरा हो तो अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए आप किरदार अदा करें, आप बॉडीगार्ड्स रखें या अपनी चहल पहल को ऐसा रखें कि आपको कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये ज़रूरी है। अगर कोई ये कह दे कि आप उस तरह इस्लाम की तो बात करते हैं लेकिन आपके साथ 4 बॉडीगार्ड्स जाते हैं, ये एक जहनी मरीज़ हैं, इनको जवाब देना मैं समझता हूँ कि फजूल सी बात है।